Hello everyone, welcome back to the section. Myself Qasim Qureshi. In this section, we will be studying the remaining half part of heat chapter. ठीक है, heat chapter hope आप लोग को अच्छा लगा रहेगा. कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को फर्स्ट सेक्शन कैसा लगा, क्योंकि मतलब जहां तक मैंने देखा है कि लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है. तो एक्सप्लेनेशन के बाद में कैसा फील करते हो मुझे जरूर बताना. ठीक है, चलिए. तो लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक जहाँ पे मैंने खत्म कर दिया था, वहीं से मैं आज बिगिन करता हूँ. होप apparatus. जस्ट अ मिनट. होप apparatus. ठीक है, तो एनामलस बिहेवियर जो हमने स्टडी किया था ये उसी से मिलता जुलता है. इनफैक्ट उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि किस तरीके से ये होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको करने के लिए एक सिलेंड्रिकल शेप मटेरियल ले लेता हूँ. सिलेंड्रिकल शेप मटेरियल. ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल शेप मटेरियल में मैंने फिल कर दिया है वाटर. क्या फिल किया है? वाटर. ठीक है, अब एक मिनट. ठीक है, तो ये जो सिलिंड्रिकल शेप ऑर्गेन मैंने लिया है, ओके, सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर जो मैंने लिया है, ये एक्चुअली इसके आसपास मैंने एक छोटा सा टब जैसा अरेंज कर दिया. ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर तो वाटर है, एज मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है? वाटर. ठीक है, लिख दूं. एक किससे भरा है? वाटर से भरा है. ऑलराइट. नीचे जो स्टैंड वगैरह बनाना है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसको थोड़ा सा डिजाइन विजाइन दे के आप कर सकते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, मेन चीज जो है मैं वो आपको समझा देता हूँ. अब क्या होगा कि मैंने इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए. ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है? आइस क्यूब्स डाल दिया. तो इसको मैंने आइस क्यूब से पूरा फिल कर दिया इसको. ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है? आइस क्यूब्स है. ऑलराइट, लिख दो आइस क्यूब. ठीक है, आइस क्यूब में थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया है. अब सॉल्ट क्यों डालते हैं? तो सॉल्ट डालने की वजह खाली ये है क्योंकि मुझे पता है सॉल्ट जो है आयोनिक कंपाउंड है ना. सॉल्ट आयोनिक बॉन्ड से बना है, और आयोनिक बॉन्ड किसी चीज में ऐड करने के बाद में उसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है. तो इसके वजह से आइस क्यूब जो है जल्दी मेल्ट नहीं होंगे. तो ज़्यादा टाइम तक आइस रहना चाहिए, उसके लिए मैंने वहाँ पे सॉल्ट का एडिशन कर दिया है. अदरवाइज उसमें उसका कोई भी यूज, लॉजिकल यूज खाली एक ही है जो मैंने आपको बताया. ठीक है, अब इसके अंदर पूरा पानी भरा पड़ा है. ठीक है, इसके अंदर क्या है? पानी भरा पड़ा है. मैं दो थर्मोमीटर्स को यूज करने वाला हूँ यहाँ पर. एक थर्मोमीटर इधर और एक थर्मोमीटर मैंने जो है आइस क्यूब्स के जस्ट नीचे लगा दिया. ठीक है, दो थर्मोमीटर्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. अब क्या होगा कि ये जो आइस है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं कुछ चीज आपसे स्किप नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही नाजुक सी जगह आ गई अब समझने के लिए. आइस क्यूब जो है, आइस क्यूब से यहाँ का जो पानी है, जो भी कुछ उसका टेम्परेचर रहेगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से इसका टेम्परेचर पहले जो था वो 15 डिग्री था, 15 से 14 होगा, 14 से फिर 8 होगा, 8 से फिर 4 होगा. ठीक है, अब जैसे ही 4 होगा ना, जैसे ही 4 होगा, देखो जब मैंने आपको एनामिलस बिहेवियर बताया था, तो कैसे मैंने आपको रोटेशन बताया था, पानी का लेयर जो, जैसे जैसे पानी का लेयर टेम्परेचर जैसे से कम होता है तो वो लेयर नीचे जाता है, नीचे वाला लेयर ऊपर आता है. सेम चीज पूरी यहाँ पे होने वाली है. ऊपर नहीं होएगी, खाली नीचे होएगी. नीचे क्यों होएगी? क्योंकि नीचे की जगह पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऊपर का तो ऑलरेडी गर्म ही है ना. अंडरस्टूड. तो नीचे की जगह पे जब टेम्परेचर कम हो रहा है, तो फिर नीचे की जगह पे जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ का पानी यहाँ आएगा, यहाँ का पानी ऊपर रिप्लेस होएगा. सिमिलरली फिर यहाँ का पानी यहाँ पे आएगा, इसका पानी ऊपर रिप्लेस होएगा. थोड़ी देर के बाद में ये पूरा जोन जो मैंने बना दिया है, ओके, पूरा जोन, इस पूरे जोन में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ठीक है,
4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो आपको आस्ते आस्ते यहाँ पर चेंज होते होते लास्ट में 0 डिग्री सेल्सियस आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी हम ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन सारी चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा, देखते के साथ आपको वो समझ में आ जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, वेरी नाइस टॉपिक, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है, जैसे कि आपने पानी में एक गिलास आपने पानी लिया और एक गिलास पानी में आपने शक्कर को ऐड किया, उसको डिसॉल्व किया, फिर आपने ऐड किया, फिर आपने डिसॉल्व किया, फिर ऐड किया, फिर अरे क्या डिसॉल्व होते रहेगा? आप पूरा 1 किलो शक्कर पानी में डिसॉल्व कर सकते हो? छोटे से गिलास में नहीं कर सकते हो। तो पानी की भी अपनी एक बाइंडिंग कैपेसिटी है, ठीक है। जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर आप एडिशनल शक्कर जो डाल रहे हो वो वैसे के वैसे ही रहेगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, याद रखिए वो डिसॉल्व नहीं होगा। मेरा पेन गिर गया, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होगा। जब वो डिसॉल्व करना छोड़ दे, कौन? पानी। पानी जब शक्कर को डिसॉल्व करना छोड़ दे, इसका मतलब दैट कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंडीशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, ये हवा है, ठीक है, ये क्या है? हवा है। इसमें वाटर का वेपर्स जो है जाके मिल रहा है, वाटर वेपर जाके मिल रहा है, इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। ये नहीं कि आप पानी को गर्म करे पड़े हो करे पड़े हो करे पड़े हो और हवा उसको समा लेगा, ऐसा नहीं होता। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पानी को फिर छोड़ना स्टार्ट कर देगा, दैट्स कॉल्ड सैचुरेटेड। समझ में आ गया सैचुरेटेड क्या होता है? और इसका अपोजिट अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि अभी और कैपेसिटी है, शक्कर को और डाल सकते हो, अनसैचुरेटेड है। और शक्कर को डिसॉल्व कर सकते हो, मतलब अभी भी अनसैचुरेटेड है। उसी तरीके से हवा में पानी को, वेपर्स को और हवा, मतलब जो हवा है और इस वेपर्स को समा सकती है तो अभी अनसैचुरेटेड है, और ले सकती है अभी भी अनसैचुरेटेड है। जब कंप्लीटली उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो मैं बोलूंगा वो सैचुरेटेड है। क्या बोलूंगा? सैचुरेटेड है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया? बहुत बहुत ही इजी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो सैचुरेशन लेवल है, ये जो सैचुरेशन लेवल है किसी चीज पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजें, प्रेशर होता है, ओके। उसी तरीके से एक फैक्टर जो हमें बुक के अंदर दिया है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लास चल रहा है, आपके सराउंडिंग में बहुत डिस्टरबेंस है, भले से मैं कैसा भी घटिया पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर सराउंडिंग में डिस्टरबेंस है तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, बराबर। तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? आपके सराउंडिंग पे। सिमिलरली अगर गर्मी बहुत है, आपको धूप में बिठा दिया है मैंने और आपको पढ़ा रहा हूँ, भले से मैं कैसे भी पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहां पर भी वो फैक्टर मायने रखता है। टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ा दिया है, उसमें बिठा के पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। यही चीज अगर मैंने आपको एकदम ठंडे क्लाइमेट में एसी चालू करके मस्त अगर 8 घंटा भी पढ़ाता हूँ, 10 घंटा भी पढ़ाता हूँ, तो आप खुशी खुशी पढ़ेंगे क्योंकि आपका सराउंडिंग आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, पढ़ने में मदद कर रहा है, क्राइटेरिया है, अंडरस्टूड। तो जब वो आपको हेल्प कर रहा है तो ये सारी चीजों को मैं बोलूंगा फैक्टर्स। तो वैसे ही सैचुरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। इतनी चीज अगर आपके समझ में आ गई है तो आइए यहाँ पे, ये एयर है, क्या है? एयर, ठीक है, क्या ये एयर है, अंडरस्टूड। अब इस एयर में कुछ वेपर्स है, क्या है? वेपर्स, जिसके अंदर मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर, मॉइस्चर, अंडरस्टूड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो इस एयर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मैंने उसको कूल किया, मैंने इसको क्या किया? कूल किया। कूल करके मैंने फिर उसको 25 डिग्री कर दिया, फिर मैंने कूल करके उसको 20 डिग्री कर दिया, ठीक है।
कूल में करता गया करता गया करता गया, कब तक करना है, ध्यान से सुनना, कब तक करना है, जब तक आपको इसके अंदर ड्रॉपलेट्स, ओस जिसे आप कहते हो, जैसे कि कोई पेड़ है या गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के ऊपर सुबह सुबह शबनम मिलती है, कहाँ से गिरी शबनम, तो शबनम कोई ऐसा इंसान का नाम नहीं है शबनम, ठीक है, वो जो ओस होती है, वो जो ड्यूज होते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है ना, टेम्परेचर कम होता है ना, तो एयर सेचुरेटेड हो जाती है, और जब एयर सेचुरेटेड हो जाती है तो वो पानी को छोड़ देती है, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट, ओके। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन अनसेचुरेटेड एयर इज डिक्रीज so that the air becomes saturated with water vapor, this point is called as dew point। definition note कर लीजिए, important है। इससे से रिलेटेड ये हो गया आपका ड्यू पॉइंट, खत्म, इतना ठीक। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, थोड़ा ज्यादा, ठीक है, जो भी कुछ वेपर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। इसी से एक रिलेटेड टर्म है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जो एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन इसका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द मास of water vapor present in a unit volume of air is called absolute ह्यूमिडिटी। द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, जब कभी हम डिफाइन करते हैं तो यूनिट वर्ड को यूज किया जाता है, एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, कितना वेपर्स प्रेजेंट है, कितना मास ऑफ वेपर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। जैसे कि एक यूनिट एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर क्यूबिक एरिया, तो जो भी कुछ एरिया हम ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, 1 यूनिट, उसके अंदर कितना वेपर प्रेजेंट है, मास ऑफ द वेपर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। जनरली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मास बोला है तो केजी आएगा, और वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्यूबॉइड ले लिया है, ठीक है, एक क्यूबॉइड ले लिया है, इस क्यूबॉइड का यहाँ से भी 1 किलोमीटर, वहां से भी 1 किलोमीटर, उधर से भी 1 किलोमीटर, सब जगह से 1 किलोमीटर, क्यूब क्यूब है ना, क्यूब, ओके, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब, ठीक है। तो इसमें इसका जब वॉल्यूम फाइंड करोगे, ठीक है, यहाँ पे मीटर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 विल बिकम 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, फॉर्मूला लिख देता हूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। फॉर्मूला देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, इसको हम परसेंटेज में काउंट करते हैं, किस तरीके से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपके आसपास, आपके आसपास, ठीक है, आपके आसपास यूनिट वॉल्यूम में, अभी अभी मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया, यूनिट वॉल्यूम में जो भी कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एक्चुअल मॉइस्चर बोल सकते हो उसको, एक्चुअल, एक्चुअल मॉइस्चर, अभी हाल में आपके आसपास जो भी कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, अंडरस्टूड। देखो मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको, ठीक है, 1 लीटर की बाटली है, 1 लीटर की बाटली है, पानी खाली इतना सा है उसके अंदर, ठीक है, तो ये एक्चुअल वाटर प्रेजेंट है, और इसमें कितना ऐड कर सकते हो, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ऐड कर सकते हो,
ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ऐड कर सकते हो। सिमिलरली आपके आसपास जो भी कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय आप उसमें और कितना ऐड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय उसमें कितना और ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब सैचुरेशन की बात कर रहा हूं मैं, सैचुरेशन। ठीक है, तो एक्चुअल जो है डिवाइडेड बाय जितना हो सकता है मैक्सिमम इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, बट एक्चुअली जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, इसके प्लेस पे एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, जो सैचुरेशन मैंने लिखा है, मास ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड in that volume into 100, that will give you percentage of relative humidity। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि यूनिट्स क्या है। यूनिट्स क्या है, तो यूनिट ऑफ हीट, एक है एसआई। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, और एक होता है सीजीएस। सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर ग्राम इन सेकेंड्स। तो एसआई यूनिट में हम हीट को मेजर करने के लिए जूल यूज करते हैं, और सीजीएस सिस्टम में हम यूज करते हैं कैलोरी। कैलोरी या फिर थोड़ा बड़ा यूनिट रहेगा तो उसको बोलेंगे किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स हम यूज करते हैं इसको फाइंड करने के, हीट के यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं आपको 1 कैलोरी का डेफिनेशन दे देता हूँ एज इट इज, जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का एग्जाम डेफिनेशन में ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैंने एक कुठे गेला, हाँ, 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में 1 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस। कितना, 14.5 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर जो था कितना हो गया, 15.5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना डिग्री इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री इंक्रीज हुआ। कहां से, 14.5 से लेके 15.5 तक। इतना इंक्रीज करने के लिए, इतना इंक्रीज करने के लिए मैंने जो हीट प्रोवाइड किया है, मैंने जो हीट प्रोवाइड किया है, ओके, वो मैंने जो हीट प्रोवाइड किया है, दैट हीट इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। अंडरस्टूड। और अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं कि मैंने 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया है फ्रॉम 14.5 टू 15.5, तो फिर इसको बोलेंगे किलो कैलोरी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, किलो कैलोरी। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मस्त टॉपिक है। ठीक है, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। न्यूमेरिकल पार्ट इस सेक्शन में नहीं देखेंगे, खाली चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट सेक्शन हम न्यूमेरिकल का देखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आप सब उसको सुन रहे हो। ठीक है, आप सब उसको सुन रहे हो। सुनने के बाद आपने क्या समझा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, आपने उसको समझा, समझने के बाद में आपको कितना समझा वो सबके लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने तो पढ़ा दिया, पढ़ने के बाद में आपका काम है आपने उसको कितना एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद में आप जो एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, ये हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। ठीक है, हर एक की कैपेसिटी कितनी होती है, अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे जनरल आपको छिंदी सा एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एक बीकर है, एक ग्लास है, फिर एक बड़ा सा बीकर है,
फिर एक बड़ा सा ड्रम है और एक बड़ा सा टंकी है, ठीक है, अंडरस्टूड। बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ये भी चिंदी सा एग्जांपल है, लेकिन छोटे छोटे एग्जांपल से चीजें समझ में आ जाती है यार, ठीक है। बारिश हो रही है, बारिश सबके लिए सेम हो रही है, मैं सबको सेम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर है आप कितना उसको ले रहे हो। बारिश सबके लिए सेम हो रही है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंटेनर पे, कंटेनर कैसा है, कंटेनर ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा चीजें समा सकते हैं, कंटेनर छोटा रहेगा तो छोट कम जगह में कम चीज आने वाली है, और बड़ा सा तालाब है तो उसमें तो भाई वाह 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 है, अंडरस्टूड। इसी तरीके से हम हीट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यही है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया है तो आपको एकदम बेहतरीन, हाँ बेहतरीन समझ में आ जाएगा, अच्छे से अच्छा आपको ये टॉपिक, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे तीन अलग अलग चीजें ले लेता हूँ, ठीक है, तीन स्पीयर्स ले लिए मैंने, एक दो और तीन, एक दो तीन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा अब, ऐसा करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, जैसे कि उसको मैंने थोड़ा पिंक कलर कर दिया है, दूसरे वाले को येलो कलर कर दिया है, थर्ड वाले को ब्राउन कलर कर दिया है, ठीक है। और तीनों को तीनों को तीनों भी बॉल्स को, अच्छा पहले नाम लिख दूं, हाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला वाला जो बॉल है, लेट्स से इट इज मेड अप ऑफ आयरन, सेकेंड वाला इज मेड अप ऑफ कॉपर, थर्ड वाला इज मेड अप ऑफ लीड, ठीक है, आयरन कॉपर एंड लीड, अंडरस्टूड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीनों को भी हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। जितना हीट मैंने पहले वाले को दिया, सेम हीट सेकंड वाले को दे रहा हूँ, सेम हीट आपको थर्ड वाले को मिलने वाली है, ठीक है। तो तीनों के केस में हीट जो है सेम प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने सबको सेम पढ़ाया था, लेकिन आउटपुट सबका अलग अलग था, अंडरस्टूड। इनपुट सबके लिए एक ही था, इनपुट क्या उनका मेथड अलग रहेगा, ठीक है। बारिश सबके लिए सेम सेंटीमीटर की हो रही थी, बट डिपेंडिंग अपॉन कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग हिसाब से पानी भरा। उसी तरीके से तीन अलग अलग मैंने ऑब्जेक्ट्स ले लिए, आयरन का, कॉपर का, लीड का, सेम साइज है सेम मास है, ठीक है। तीनों को मैंने हीट करना स्टार्ट किया, क्या करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो आस्ते 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 इसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, टेम्परेचर सबका साथ में ही बढ़ने वाला है एक जैसे ही, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर तो सबका एक ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर साथ में बढ़ रहा है, अंडरस्टूड, टेम्परेचर, लेकिन इसके अंदर जो हीट है, इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो डिफरेंट रहेगा, इसका जो हीट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, इसी तरीके से इसका जो हीट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मैंने लेट से अभी इसको हटा दिया है और मैंने एक दूसरा बीकर लिया है, ओके, दूसरा बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर मैंने लिया है वैक्स, ठीक है, क्या लिया है मैंने, वैक्स लिया है, ठीक है। और वैक्स लेने के बाद में कलर कर दूं इसको भी, ना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही रहने दीजिए उसको, ठीक है। मैंने इसको वैक्स वैक्स के अंदर डाला, और अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने वैक्स को, जैसे ही मैंने वैक्स के अंदर इसको डाला, क्योंकि वैक्स है ना, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो पहला वाला था, ठीक है, वो नीचे की तरफ जाएगा, अंडरस्टूड। दूसरा वाला भी नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो थर्ड वाला है वो उससे और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ गई।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने गरम गरम स्पीयर्स को वैक्स में डाला, तो जिसने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी थी उसने उसका रिजल्ट दिखा दिया आपको। ठीक है, मैंने पढ़ाया सबको एक बराबर। जब एग्जाम हुआ तो जिसने जितना मुझे देख के समझा, जितना मुझसे नॉलेज एक्वायर किया, एब्जॉर्ब किया, उसके बाद में उसका रिजल्ट के अंदर वो चीज झलकेगी। झलकेगी मतलब रिफ्लेक्ट होगी। सेम चीज, मैंने सेम टेम्परेचर दिया बट आउटपुट उसका जो रिजल्ट था आपको अलग अलग दिखेगा। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अलग अलग ऑब्जेक्ट का अपने अंदर अलग अलग हीट, एक ही टाइम पे, एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में अलग अलग हीट उसने एब्जॉर्ब कर रखी है अपने अंदर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय अल्फाबेट सी। किससे डिनोट करते हैं? सी। सी फॉर कैट नहीं है, सी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स और दे देता हूं मैं इसके बारे में। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि जूल मैंने बताया था आपको कि हीट का यूनिट है, और 1 kg राइज इन टेम्परेचर के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं इसको। डेफिनेशन में आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बता देता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर of a unit mass by 1 degree Celsius, that is called as specific. 1 डिग्री सेल्सियस यूनिट मास, ओके, यूनिट मतलब 1, तो 1 kg मास का हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। कितना रेज कर रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका एसआई यूनिट के हिसाब से। और अगर सीजीएस सिस्टम में लिखना है तो यही बन जाएगा आपका कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका सीजीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों के लिए सिंबल यूज करेंगे डेल्टा टी। मतलब इंक्रीज हुआ है तो भी डेल्टा टी, और डिक्रीज हुआ है तो भी डेल्टा टी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इंक्रीज हुआ है तो भी डेल्टा टी और डिक्रीज हुआ है तो भी डेल्टा टी। फॉर्मूला तो देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है इसका? तो इसका फॉर्मूला है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ओके, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सब्सटेंस। ये जो चीज मैंने सब्सटेंस का एग्जांपल लिया है पहला वाला आयरन, तो आयरन जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो एब्जॉर्ब करे या तो लॉस करे, दोनों बात कर रहा हूं, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और हीट एनर्जी लॉस्ट, ओके, बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मास सी, ऑफ स्पेसिफिक, सॉरी, सी मैंने बताया किसका सिंबल है? स्पेसिफिक हीट का सिंबल है। ठीक है, और मास के लिए मैं यूज करूंगा एम। क्या यूज करूंगा? एम। और मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज के लिए क्या बताया? डेल्टा टी। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा टी। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये उसका बन जाएगा फॉर्मूला।
ठीक है, लिख दूं, हीट, शॉर्ट में लिख देता हूं, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि हीट लॉस इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, एब्जॉर्ब का फॉर्मूला भी सेम और लॉस का फॉर्मूला भी सेम। तो भाई जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट रिलीज भी करेगा ना, तो एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रिलीजिंग। तो दोनों भी इक्वेशन सेम ही रहने वाला है। ठीक है, मैंने आपको जितना उधार दिया है मैं उतना ही वापस लूंगा ना। तो जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया है, तो एब्जॉर्ब के लिए जो फॉर्मूला रहेगा तो लॉस के लिए भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, वो डिफरेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट लॉस। ठीक है, इसके बाद में आपके चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल। सिंपल सा टॉपिक है ये भी। एक ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट हीट को एब्सॉर्ब करता है। डायग्राम की हेल्प से बता देता हूं। एक डब्बा ले लिया है मैंने, ओके, एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में इस बॉक्स में मैंने ले लिया है, अच्छा ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये आपके थर्मस की तरह है। घर में थर्मस होता है ना, जिसमें हम चाय या दूध या ठंडी चीजों को स्टोर कर देते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए। तो ये एक्चुअली वो है। हाँ, तो ये थर्मस की तरह पूरा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम इसे कहा जाता है, जिसमें हीट एक्सचेंज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में मैं दो बॉल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट जो है वो है हॉट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा रहेगा, कोल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट एंड कोल्ड। हायर लेवल से एनर्जी हमेशा लोअर लेवल पे फ्लो होती है। तो ये जो हॉट, अपना टेम्परेचर, अपनी हीट जो है वो आस्ते आस्ते क्या करेगा, इसके साथ में चेंज करेगा। ठीक है, इसके साथ में चेंज करेगा। अंडरस्टूड? कब तक चेंज करेगा, जैसे कि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वापस सेम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ और ये मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो है, मैं अपनी नॉलेज इसको दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरे दिन फिर से आया, फिर मैंने इसको नॉलेज दिया, तीसरे दिन फिर आया, फिर मैंने इसको नॉलेज दिया, क्योंकि मेरे पास ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, एज कंपेयर टू चाइल्ड मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, बट एज कंपेयर टू दैट मेरे पास ज्यादा नॉलेज है। तो मैं नॉलेज अपनी उसको शेयर करूंगा, अपनी नॉलेज शेयर करूंगा, अपनी नॉलेज शेयर करूंगा। ठीक है, मैंने उसको 5 साल पढ़ा दिया, कितना, 5 years। अब जितनी भी नॉलेज थी सारी की सारी नॉलेज मैंने उसको दे दिया, इक्वल हो गया। अब मैं ज्यादा उसको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मेरी नॉलेज उसकी नॉलेज एक बराबर हो गई। अंडरस्टूड? उसी तरीके से जब हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट को साथ में रखोगे तो हॉट के रेडिएशन निकल के कोल्ड के पास जाएंगे, 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 जाते रहेंगे। कब तक जाते रहेंगे? जब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर ये लेन देन खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये लेन देन खत्म हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, कैसे बताओगे इसको? हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सेकेंड वन। ठीक है,
लिख के दिखा दूं, हीट एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन। ठीक है, हीट एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन। जितना हीट हॉट ने दिया उतना कोल्ड ने लिया। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, एट अ गिवन कंडीशन हीट एनर्जी लॉस इन एन आइसोलेटेड कंडीशन। आइसोलेटेड का मतलब जैसे थर्मस का कंडीशन मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन एन आइडियल कंडीशन द हीट एनर्जी लॉस्ट by an hot object will be equal to heat energy gained by the cold object. प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है इसी से मिलता जुलता एक नेक्स्ट टॉपिक है कि कितना हीट लॉस कर रहा है, कितना हीट गेन कर रहा है, थोड़ा फॉर्मूलेस के टर्म में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमें करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट बाय मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर आपने नाइन्थ में नहीं था, फिर 8th स्टैंडर्ड में आपको एक हीट चैप्टर था जिसमें आपने कैलोरीमीटर स्टडी किया रहेगा। कैलोरीमीटर को हम यूज करते हैं कुछ इस तरीके का, आपने देखा रहेगा कि एक बीकर होता है, ठीक है, और इस बीकर को एक डब्बे में, जैसे कि थर्मस वाला डब्बा जो मैंने आपको बताया उस तरीके का कुछ डब्बा होता है जिसमें हम रखते हैं, और इसके अंदर हमने एक गरम गरम आयरन बॉल डाल दिया, वाटर था। अब जो भी कुछ हीट ये लॉस करता है, वो लॉस कितना करता है हम इसके थ्रू उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो कैलोरीमीटर हम लोग यूज करते हैं हीट, कितनी हीट है उसको आइडेंटिफाई करने के, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने आपसे कहा कि हीट एनर्जी, इसको हटा देता हूं डब्बे को मैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि कहां पे ये लॉस हो रहा है वो भी पता चलना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैंने हॉट बॉल को इसके अंदर डाल दिया है। अंडरस्टूड? हॉट बॉल को मैंने कैलोरीमीटर में डाल दिया है। अब बॉल क्या करेगा, अपना हीट लॉस करेगा, और ये हीट जो लॉस हो रहा है वही मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो हीट लॉस्ड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर, और वाटर के साथ साथ ये जो इंस्ट्रूमेंट पूरा मैंने लगा के रखा है इसके अंदर भी थोड़ी बहुत हीट जाएगी, तो प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। ठीक है, हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के अंदर। ठीक है, तो जितनी हीट उसने दी, किसने, हॉट ऑब्जेक्ट ने, वो हीट किसने एब्जॉर्ब करी, या तो पानी ने एब्जॉर्ब करी है, इसके अंदर जो वाटर था या तो उसने एब्जॉर्ब किया है या फिर कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब किया है। दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल हीट मिल जाएगी, बराबर ना। मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूँ, Q ओके इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 का मतलब हीट गेन बाय वाटर एंड Q2 का मतलब हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। दोनों को ऐड कर दोगे तो दैट हीट विल बी इक्वल टू टोटल हीट कंटेन इन अ सॉलिड। अंडरस्टूड? आ जाइए थोड़ा पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे, जहां पे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टडी करी थी। मैंने आपको उसमें बताया था
फॉर्मूला बताया था, दिखा दूं क्या वापस, कहाँ बताया था? कहाँ गया? हाँ इधर है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो Q स्पेसिफिक हीट, Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, याद रखिए यही चीज मैं अभी नीचे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, बराबर। ठीक है, अगर इसको वर्ड के फॉर्म में आपको लिखना है तो मैं लिखता हूं मैं यहाँ पे हीट लॉस बाय सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, ओके, इनटू इट्स इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डिक्रीज, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है ना, तो डिक्रीज वर्ड लिखूंगा, डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म जरूरी है। तो Q इज इक्वल टू M, ये वाला M, देन C, ये वाला C, एंड देन डेल्टा T, ये वाला डेल्टा T, करेक्ट। उसी तरीके से मैं Q1 लिख सकता हूँ, तो Q1 के लिए भी सेम रहेगा, उसका मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और उसी तरीके से मैं इसका भी लिख सकता हूँ, Q2 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू है C का, फॉर्मूला सेम है बट वैल्यू सबके लिए अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, तो इसी को यूज करेंगे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, और यहीं से मैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है न्यूमेरिकल्स का, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।